वेलकम दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा ये भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे हम PYQ जो है अध्ययन करेंगे और यहाँ पे हम केवल क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। घटना चक्र का ये क्वेश्चन आंसर होगा हमारा। और इसमें जो आपको थ्योरी क्लासेस हैं वो आपको PDF में भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। और अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अब हमारा UP PCS का एग्ज़ाम आने ही वाला है, नेक्स्ट 60 से 55 दिन हमारे यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1773 के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश थे जो वो मुख्य चीफ जस्टिस। और आइए व्याख्या सेक्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए भारत का जो है रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी और सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, थोड़ा इसको केयरफुल होकर स्टेटमेंट पढ़िएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। ठीक है। दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में चर्चा की थी कि एलिजा इम्पे हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। तो इस तरीके से यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन, केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। व्याख्या सेक्शन को आइए देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि एलिजा इम्पे प्रमुख न्यायाधीश थे, तो इसमें लेमेस्टर का दे रखा है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है भारत सर्वोच्च न्यायालय है, नियंत्रण परिषद की स्थापना है, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल। चलिए इसमें हम आपको एलिमिनेट करने का एक मेथड बताते हैं। मान लीजिए इसमें आपको सारे विकल्प नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। अभी जस्ट आपने एक विकल्प सॉल्व किया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के नियामक अधिनियम मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तो अभी आइए बी हमारा जो होगा, बी को हम 1 के साथ में मैच करेंगे। आइए यहाँ है देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे बी को 1 के साथ कहाँ मैच किया गया है? केवल ऑप्शन बी में बी को 1 के साथ मैच किया गया है। तो राइट आंसर हमारा इस तरीके से हम गेस कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और ये देख लीजिए ऑप्शन बी राइट आंसर। ये UP PCS 2003 का क्वेश्चन है। व्याख्या में आइए देख लेते हैं। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। और पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? मतलब किसके द्वारा प्रावधान किया गया अंग्रेजी शिक्षा की नींव का? तो इसमें ऑप्शन में हमारा है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य वित्त एवं आंग्ल विवाद। और इसमें कोट करके आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें IAS प्रीलिम्स 2018 का ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी ट्रेंड चल रहा है इसका। तो इस तरीके से एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा डिमांड हो रही है आजकल आयोग के द्वारा। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंकिट के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इसमें भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। और ST प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा
ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें मतलब दो तरीके से हमारा जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार जो है वो बना रहने दिया गया था। और एक हमारा आया था 1833 का चार्टर अधिनियम, उसमें अंग्रेजों का सभी प्रकार का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया गया था। और ऑप्शन यहाँ देख लीजिए 1813, 1833, 1853, 1873। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम। और 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो इस तरीके से ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके संबंध में आपको स्टेटमेंट दिए हैं, इस पर आपको विचार करके राइट आंसर चूज करना है। इसमें ये चीज़ पहले देख लिया कीजिए कि हमको सिलेक्ट क्या करना है, मतलब राइट स्टेटमेंट या रॉन्ग स्टेटमेंट, सही कथन पूछ रहा है गलत कथन पूछ रहा है। कई बार होता क्या है कि हम लोग जो है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि मतलब वो पूछ क्या रहा है, गलत कथन का चयन करना है या सही कथन का चयन करना है। तो ऐसे में हम लोग जो है जल्दी जल्दी में गलत आंसर टिक कर देते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। चलिए ठीक है। दूसरा कथन है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा पूछ रहा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक और दो, तीन, तीनों सही है। तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, केवल एक और दो। क्यों होगा? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट हमारा तीसरा वाला है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो ये जो है 1858 जो 57 की क्रांति हुई थी उसके बाद में जब जो भारत का शासन था वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के शासन हाथों में आ गया था, तो वहाँ से ये चीज़ लागू होती है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, मतलब चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, चीन के साथ और चाय का व्यापार, ठीक है, को छोड़ के बाकी समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही हैं, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो 1858 से लागू हुआ था। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? मतलब कहाँ से थोड़ा बहुत पावर मिलने लगा था भारतीय लोगों को कि वो मतलब अपनी शासन प्रणाली में कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर सकें, या ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। और चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हम देखते हैं 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ये होगा। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रथा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु प्रमुख आधार बनी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा पहला चैप्टर था और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अगला सॉल्व करेंगे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, मतलब इसमें कौन कौन से नए नए एक्ट लाए गए। तो इसमें हम थ्योरी सेक्शन नहीं करेंगे, इसमें हम केवल जो है क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसमें जो है ऑप्शन ए हमारा दे रखा है भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892, 1909 और 1919। तो इसमें अभी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि 1909 और 1919 तो है नहीं, क्योंकि ये तो जो है पृथक निर्वाचन और द्वैध सिद्धांत से संबंधित था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यूपीपीसीएस 2003 का ये क्वेश्चन है।
व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हमारा। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। मतलब अगर कार्यपालिका से किसी को कोई क्वेश्चन करना होता था तो वो उसको पहले नोटिस देता था, और नोटिस देने के बाद 6 दिन वेट करता था। 6 दिन के बाद में वो जो है अपना प्रश्न उसके सामने प्रस्तुत कर सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये MPPCS 2019 अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आप जानते होंगे कि जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 का, उसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई थी और वहाँ पे भी व्यवस्था की गई थी। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। तो ये 1909 हमारा जो मार्ले मिंटो के अधिनियम के नाम से, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको हम जानते हैं, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, पृथक निर्वाचन से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये पूछ रहा है कि संघीय न्यायालय मतलब भारत में जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन आपका दे रखा है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि अब आपने देखा है कि जो है भारत में संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस ग्वेयर थे। और उपयुक्त विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 कहीं नहीं दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही पूछ रहा है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑप्शन है 1935, 1937, 1946, 1947। अभी आपने जस्ट देखा कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, मतलब अधिनियम जो था वो 1935 का था, लेकिन वो इन प्रोसेस हमारा जो ये संघीय न्यायालय था वो कम्प्लीटली 1 अक्टूबर 1937 को चालू हुआ। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 1937 राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, और ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो द्वैध शासन जो है यहाँ पे, इसमें आप लोगों ने अगर थ्योरी क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था उसमें केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के द्वारा लागू किया गया था और 1935 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में, मतलब आरक्षित जो हमारे रिजर्व थे और हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट से, तो इनमें डिवाइड किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी आपने हमारा क्वेश्चन देखा ही है पिछला वाला, भारत शासन अधिनियम 1935, 1919, 1909 और 1892। तो इसमें हमारा राइट आंसर 1935 होगा, अभी आपने सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ये स्टेटमेंट पूछ रहा है और पूछ रहा है कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला ये पूछ रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पूछ रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई थी। ये तो आप जानते हैं कि जो मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी वो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा की गई थी, जो मार्ले मिंटो सुधार जिसको कहते हैं। और तीसरा ये पूछ रहा है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, मतलब ये स्टेटमेंट हमको दे रहा है। और ऑप्शन पूछ रहा है कि केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3 सारे सही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 और 3 होगा, क्योंकि 2 के लिए हमने आपको बताया कि वो 1909 मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। ये IAS प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। और व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था।
हमने बताया आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे जाते थे, जबकि जो हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व था वो प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था, जो हमारे संविधान की वर्तमान में आप देख सकते हैं कि 3 तरीके की सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो उसमें जो जिस क्षेत्र में, जिस सब्जेक्ट में जिसको पावर दी गई है वो सूची उस हिसाब से डिफाइन की गई है। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो ये प्रावधान 1909 में कर दिया गया था मार्ले मिंटो के द्वारा। इसमें सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता इसमें कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन ये तो आपका काफ़ी बाद में आया है। इसमें आप अगर एलिमिनेट मेथड यूज़ करते हैं तो आप ये श्योर होंगे कि ऑप्शन सी और डी में ही आपको राइट आंसर चूज करना है, एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झारखंड पीसीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस क्वेश्चन का उत्तर विकल्प सी माना है, जिसे संशोधित किया गया और बाद में ऑप्शन डी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो अभी आप इसको जो है देख सकते हैं। ऑप्शन हमारा 1892 का काउंसिल, 1909, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा 1919 के द्वारा। 1919 जो था व्याख्या सेक्शन हम देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको बोलते थे, और इसकी अवधि प्रथम बैठक 5 वर्ष तक होती थी। और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे, और जो निचला सदन होता था केंद्रीय विधानसभा जिसको हम बोलते थे, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी अवधि 3 वर्ष कहलाती थी। मतलब जो हमारा ऊपरी सदन था वो 5 वर्ष, जो नीचे वाला सदन था वो 3 वर्ष, ठीक है। मतलब जो बड़ा वो 5 वर्ष, जो छोटा वो 3 वर्ष। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और उसके बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था। मतलब टोटल मेंबर हमारे जो थे वो 140 मैक्सिमम हो सकते थे। इनमें से 100 जो आपके थे वो निर्वाचित होके आते थे, और 40 को मनोनीत किया जाता था, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे, है ना। तो इस तरीके से ये व्याख्या सेक्शन आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं और इसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कितने सदस्य हमारे निर्वाचित थे, कितने को मनोनीत किया जाता था, मनोनीत किया जाता था तो किस आधार पर मनोनीत किया जाता था, और उनकी जो है सेवावधि क्या होती थी, कितने समय तक वो अपने पद पर बने रह सकते थे, ठीक है। तो इसको आप व्याख्या सेक्शन एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? अभी आपने देखा 1919 का हमारा जो था ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1919 ही होगा। व्याख्या एक बार अच्छे से देख लें ताकि जो है कन्फ्यूजन किसी प्रकार का ना हो आपके साथ। चलिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। ये मतलब हमको 4 स्टेटमेंट दे रहा है, उसमें से हम बताना होगा हमको कि इसमें से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला कह रहा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कोई स्टेटमेंट देखते हैं। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। इसमें हमको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें राइट आंसर हमारा बी केवल 2 होगा, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था, न कि सभी प्रकार की महिलाओं के लिए। तो इस तरीके से पहला कथन हमारा गलत हो जाता है और केवल कथन 2 सही होगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ये कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में ही होनी थी। ठीक है, नहीं मतलब जो हमारी ये परीक्षा होती थी ये पहले इंग्लैंड में होती थी, तो इसके लिए बाद में जो है कुछ सिफारिशें की गई कि इसको इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आयोजित कराया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग कर सकें। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। ठीक है, तो इसमें आपको एलिमिनेट करना है कि मतलब ऑप्शन आपका 1 इज़ द राइट आंसर या ओनली 2 या 1 एंड 2 दोनों हमारा। तो डायरेक्ट हम देखते हैं, हमारा 1 और 2 दोनों है राइट आंसर है। इसमें जो है स्टेटमेंट हम देख चुके हैं, 1 और 2 दोनों हमारा सही है। व्याख्या सेक्शन भी देख लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विसेज का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था तथा 1855 में इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हो गई। पहले इलाहाबाद में हुई, उसके बाद दिल्ली में भी हुई। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक पहुंच चुका था। मतलब हमारे जो इंडियन थे ये ऑलरेडी टैलेंटेड थे। 1941 से ही जो है ये जो इनका क्वालिफाइंग रेशियो था उसमें ये यूरोप वासियों को पीछे छोड़ चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 37, 1945 और 1900। इसमें सही उत्तर का हमको चयन करना है। ऑप्शन A और C हमारा राइट आंसर। प्रश्नगत वर्षों में 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें जो मतलब निर्वाचन संबंधित जो भी प्रणाली उसमें विकसित की गई थी, तो उसके अंतर्गत हमारा कौन कौन सा चुनाव जो था कराया गया था जो उन प्रावधानों के अंतर्गत लागू होता था। तो उसमें हमारा 1919 के बाद में 1926 और 1945 दो चुनाव हमारे केंद्रीय विधानसभा के लिए कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अब अभी आपने देखा 1945 में हमारा जो अंतिम चुनाव था वो हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा जिसको कहते हैं का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। ये हमारा MPPCS प्रीलिम्स 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा ध्यान देके इसको देखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, मतलब जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो हमने कहाँ से ली है, मतलब एडाप्ट कहाँ से की है? तो ये ऑप्शन हमारा देख लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909, 1947। तो इसमें आपको राइट आंसर चूज़ करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन B 1935। आप जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था इसमें जो भी चीज़ें हमको अच्छी लगी वो हमने वहाँ से डायरेक्टली अडॉप्ट कर ली और उसको सीधे सीधे हम अपने संविधान में ले लिए। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, जो भी चीज़ कहीं से भी अच्छी लगे उसको लेना स्वाभाविक है ना। तो हम आप भी यही करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ने वाली अच्छी मिल जाए कहीं से भी मिल जाए तो उसको जानने में क्या बुराई है। चलिए व्याख्या सेक्शन भी देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो हमारा अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है, उसको जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 का सेक्शन 42 एंड 43 था उसको हमने जो है 123 के रूप में अभी अडॉप्ट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ऑप्शन A 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन B 1909 का भारत सरकार अधिनियम, C 1935 का भारत सरकार अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। राइट आंसर आपको चूज करना है। MPPCS प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन C 1935 का भारत सरकार अधिनियम। व्याख्या देख लेते हैं। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवृत्त किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था।
साथ ही ये भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था, क्योंकि ये काफ़ी मतलब डिफिकल्ट था और काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से था। इसमें काफ़ी सारे प्रावधान किए गए थे, काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें नई नई थी, जिससे भारतीयों को जो है अपने हितों की रक्षा के लिए काफ़ी सारे प्रावधान दिए गए थे, काफ़ी सारी शक्तियाँ दी गई थी। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, केंद्रीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका मतलब, और केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की भी व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 देख लेते हैं। ये IAS प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है। पूछ रहा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित किस योजना पर आधारित है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। अभी आपने देखा कि जो केंद्र राज्य की शक्तियाँ का विभाजन था उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है अडॉप्ट की गई थी। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर। वहीं से व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलकर होना था, ठीक है, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को ही प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। ऑप्शन सी ये प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो ये पूछ रहा है कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं थी। मतलब 3 तो थी, ये कन्फर्म है, एक नहीं थी। जो नहीं थी वो आपको पहचानना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से इसको एक बार पढ़ के चेक करें। और ऑप्शन राइट आंसर की अगर हम बात करें, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। अवशिष्ट विषय जो थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित नहीं किए गए थे, ठीक है, वो संघ को दिए गए थे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, किसके तहत भाई? अभी इतने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इससे रिलेटेड है ना। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए और 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919, सी 1935 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं समझता हूँ इसको आप आराम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, राइट आंसर हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी 1935 अभी आपने देखा, तो ठीक है 1935 राइट आंसर टिक कीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 और सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी कैबिनेट प्रस्ताव 1946। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था नहीं की थी? आप ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1909, 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत का स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो आप यहाँ से राइट आंसर चूज कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935, है ना, क्योंकि आपको पता है कि संघीय शासन व्यवस्था जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको प्राप्त थीं? तो ये आपको पता है, ऑप्शन इसमें दे रखा है, संघीय विधान पालिका, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसमें आपको पता है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी 1935 के अधिनियम में, ये आपका ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को दी गई थी। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस 2008 में भी आया है और IAS प्रीलिम्स 2018 में भी आया है। तो थोड़ा केयरफुल होकर इसको पढ़ें और फैक्ट याद रखें, क्योंकि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछता है योग, है ना, और एलिमिनेट करने के लिए भी दे देता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कीजिए। तो इसमें भी जो है आपको काफ़ी ध्यान देना होता है, क्योंकि ऑप्शन में जरा सी मिस्टेक करता है, एकदम बिल्कुल माइनर मिस्टेक, और उसमें फंस जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ और महत्वपूर्ण और अस्थायी अव्यय नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समाचित। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, देश के लिए लिखित संविधान।
व्याख्या सेक्शन भी देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा ही किया गया था, ठीक है, क्योंकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी कि भारत के लिए कोई लिखित संविधान तैयार किया जाए या उसका अपना कोई संविधान होना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी 3 थी व्यवस्थाएं उसमें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोगों को मैं एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि हमारी जो ये नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों का सहयोग मैं चाहता हूँ। इस पर आपको घटना चक्र जो है आपको जल्दी मिलती नहीं है। और घटना चक्र समझ रहे हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। किसी भी आप टॉपर्स से या किसी भी कहीं से भी आपको अगर रिसोर्सेज आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि घटना चक्र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो आपको हम घटना चक्र के लिए हमारी कोशिश ये है कि हम आपको साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस, आपके यूपीएससी या आपके एसएससी लेवल के एग्जामिनेशन में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, वो सारे कंटेंट मैं आपको इस चैनल पे आपको एकदम निःशुल्क में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ चैनल पर बने रहें और ऐसे ही सहयोग करते रहें, अपनी जानकारी भी बढ़ाते रहें। तो आज क्लास में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। और अगली कक्षा नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।